अस्सलाम वालेकुम। सो अभी ये जो मेरा सेकंड पार्ट है, दिस पार्ट इज़ विल बी टेलिंग यू अबाउट कि अब आपका एडमिशन आ गया है। अब जब आपका एडमिशन आ गया है, अब क्या करना है आपको। तो सबसे पहले एडमिशन लेटर के आपके नीचे, आपने जैसे कि आपको मैंने शायद पहले भी बताया था कि नीचे एक आपको बैंक डिटेल्स दी हुई होंगी, जिसमें आपको लिखना होगा, बताना होगा अपना इनरोलमेंट फ़ीस होगी बेसिकली उसमें आपको ये बताया हुआ होगा और कैसे पे करनी है, बैंक डिटेल्स, IBAN नंबर सब दिया हुआ होगा। वो बहुत स्मॉल फ़ीस होती है, लाइक उसको सेमेस्टर टिकट भी कहते हैं, तो या सेमेस्टर कॉशन समथिंग लाइक दैट। उसमें बस आपको बेसिकली ये करना है कि वो अराउंड मेरे ख्याल से मैक्सिमम मेरे ख्याल से 165 यूरो होती है, मिनिमम 100 यूरो होती है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके लाइब्रेरी यूज़ करने के लिए, आपके यूनिवर्सिटी में कुछ चीज़ें होंगी जो स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ उसके पैसे हैं। ट्यूशन फीस आपकी बिल्कुल फ्री होगी। और आप यहाँ पे क्या नाम है, अपने जो भी आप जिस सिटी में आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल म्यूनिख, बर्लिन, फ्रैंकफर्ट और रेगन्सबर्ग, तो वहाँ के जितने भी बस सिस्टम होगा वो आप पूरा फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडेंट कार्ड में। वो सेमेस्टर फीस का ये मतलब होता है। तो वो आपको पे करनी है। जब आप वो पे करेंगे तो जाके आपका एडमिशन कंफर्म होगा। उसको कहेंगे आपकी एनरोलमेंट। अब आपकी एनरोलमेंट हो गई, वो देन दे विल गिव यू अ एनरोलमेंट कार्ड या एनरोलमेंट पेपर आपको एक मिल जाएगा। तो वो पेपर आपको आपके वीज़े के लिए भी काम आएगा, आपके ब्लॉक अकाउंट के लिए भी काम आएगा। अब जब आपकी इनरोलमेंट हो चुकी है, आपका एडमिशन हो चुका है, और नेक्स्ट स्टेप इज़ ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, और वर्चुअल बैंक अकाउंट उसको आप कहेंगे, तो जिसको हम लोग कहेंगे ब्लॉक अकाउंट। अब ये दे आर लाइक मैनी वेज, मैनी उसके बहुत सारे तरीके हैं ओपन करने के। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ लिस्ट डाउन किए हैं। एक है फिनटीबा, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर। आजकल सब लोग लाइक एवरी पर्सन इज़ यूजिंग फिनटीबा। सेकेंड इज़ कोरेकल। ये थोड़ा सा नया है, मगर इसके बारे में इतना पता नहीं है हम लोग को, मगर बच्चे स्टूडेंट्स ये भी यूज़ करते हैं। दिस इज़ एक्सपेक्ट्रियो। और द लास्ट इज़ जो कि बहुत ओल्ड है मगर आज भी इस्तेमाल हो रहा है, FC अकाउंट, फॉरेन करेंसी अकाउंट एंड अकाउंट टू, या आप उसको डायरेक्ट डॉइच बैंक में अपने जर्मनी में ट्रांसफ़र करते हैं। सबके अपने अपने एडवांटेजेस हैं, सबके अपने अपने एक ड्रॉबैक्स भी हैं। फॉर एग्जांपल मैं FC अकाउंट का एडवांटेज बनाऊँ। FC अकाउंट में ये है कि आपको कोई थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है, आप ही अपने पैसे डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे FC अकाउंट के थ्रू डॉइच बैंक में। तो आपको किसी थर्ड पार्टी, फॉर एग्जांपल फिनटीबा, इस टाइप की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मगर इसका ड्रॉबैक क्या है कि FC अकाउंट, फॉरेन करेंसी अकाउंट जो भी आपका होता है, ये डॉलर या यूरोस में ओपन होता है किसी भी बैंक में। मोस्टली पाकिस्तान में UBL लोग यूज़ करते हैं। UBL इसलिए यूज़ करते हैं, UBL को सबसे ज़्यादा नॉलेज है इस बारे में, ब्लॉक अकाउंट के बारे में। यूजुअली आप जाएंगे, आप बताएंगे किसी भी बैंक में पाकिस्तान में कि आपको ब्लॉक अकाउंट खुलवाना है, फिर आपको पूरा समझाना पड़ेगा। उनको शायद ना भी आए समझ। आजकल बहुत सारे बैंकों को समझ आ रहा है, और UBL को सबसे ज़्यादा इसकी नो हाउ है, तो UBL में लोग प्रेफर करते हैं। तो वो आप जाएंगे, अपना ब्लॉक अकाउंट खुलवाएंगे यूरोज़ में, अपने आपको पैसे कन्वर्ट करवा के ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। मगर उसके लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो है आपको टैक्स फाइलर होना ज़रूरी है। बहुत सारे पाकिस्तान में लोग हैं जो टैक्स फाइलर नहीं होते, तो वो ये प्रॉब्लम आती है। अब लोग कहते हैं कि हम लोग हो जाएंगे टैक्स फाइलर ये करने के लिए काम, मगर प्रॉब्लम है उस वक्त प्रोसेस। आप एडमिशन आपका आ चुका होता है, आपको जल्दी जल्दी ब्लॉक अकाउंट खुलवाना होता है, फिर आपको वीज़े के लिए अप्लाई करना होता है, तो इतना टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो लोग ये ड्रॉप कर देते हैं कि टैक्स फाइलर बनने में भी थोड़ा सा 10 दिन 15 दिन ज़ाया हो जाएंगे, लॉयर करना पड़ेगा, वो आपके सारे मामला देखेगा। फिर कोरेकल में ये है कि कोरेकल में व्हेन यू ट्रांसफ़र ओपन अ बैंक अकाउंट, तो उसमें आप जब पैसे ट्रांसफ़र करते हैं वो सिंपली बैंक ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसकी जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है वो भी आई गेस अराउंड आपको फ्री मिल जाती है। और इसमें आपसे कोई ये भी नहीं पूछेगा कोरेकल के ये पैसे आपके पास कहाँ से आए, कोई मनी ट्रेल की ज़रूरत नहीं है, कोई सोर्स ऑफ फंड आपको प्रोवाइड नहीं करना उसमें कि ये पैसा आपने कहाँ से कमाया पाकिस्तान में। आपको कुछ बैंक स्टेटमेंट कुछ भी शो नहीं करनी इसके अंदर।
तो ये इसका एडवांटेज है कोरेकल का। मगर डिसएडवांटेज है इसका, ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये जो आप इसमें अकाउंट खोलते हैं और ये कोरेकल आपको कहेगा कि आपको इस IBAN नंबर में अपना पैसा ट्रांसफ़र करना है किसी भी एक्सचेंज कंपनी के थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल आप NBP ले लेते हैं, आप NBP को जाते हैं, आप ये एक IBAN नंबर देते हैं और कहते हैं कि इसमें मुझे पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, ये मेरा अकाउंट IBAN के थ्रू है, कोरेकल के थ्रू है। तो क्योंकि कोरेकल के थ्रू जो IBAN नंबर आपको दिया जाएगा ना, ये एक इंडिविजुअल पर्सन के नाम में होगा, एक कंपनी के नाम में नहीं होगा, एक बिजनेस अकाउंट के नाम में नहीं होगा। तो NBP या बहुत सारे लोग इशू क्रिएट करते हैं कि वो लोग एक इंडिविजुअल को पैसे इतने सारे ट्रांसफ़र नहीं करना पसंद, वो एक बिज़नेस अकाउंट को ही पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स इशू क्रिएट होते हैं कि आपको पैसा ट्रांसफ़र करने में बहुत प्रॉब्लम आएंगी, आपको बहुत सारे लोग मना कर देंगे पैसा ट्रांसफ़र करने से, क्योंकि वो किसी इंडिविजुअल पर्सन से डील नहीं करना चाहते। फिर आपके पास आता है फिनटीबा। फिनटीबा का एडवांटेज ये है कि फिनटीबा का जो इंटरफेस है, फिनटीबा को जो यूज़ करने की उसके लिए एक प्रॉपर इन सब में से फिनटीबा इट हैज़ अ ओन एप्लीकेशन। इनकी अपनी एक एप्पल या एंड्रॉयड में दोनों में इनकी अपनी एप्लीकेशन है। इंटरफेस इनका बहुत अच्छा है, आप इजी टू यूज़ है एंड सबसे अच्छा, सबसे इजीली स्टेप बाय स्टेप दे विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। अच्छा, इसका ड्रॉबैक क्या है? मगर जब आप पाकिस्तान से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं इसमें, तो आपको सोर्स ऑफ फंड प्रोवाइड करना पड़ता है, तो मनी ट्रेल प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो फिनटीबा का ये प्रॉब्लम आता है, इसके वजह से कभी कभार फिनटीबा भी लोग यूज़ नहीं करते। तो मैं आपको फिनटीबा का अकाउंट बता देता हूँ कैसे ओपन करना है, क्योंकि मैंने भी फिनटीबा किया था और यूजुअली पाकिस्तान में लोग फिनटीबा ही यूज़ कर रहे हैं आजकल। तो मुश्किल से 1 घंटा या 1 दिन मैक्सिमम आपको फिनटीबा का अकाउंट ओपन करने में लगेंगे। आपको बस पासपोर्ट चाहिए, आपका एडमिशन लेटर होना चाहिए, एनरोलमेंट, आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद दे विल प्रोवाइड यू IBAN नंबर। वो IBAN नंबर आपको NBP के पास लेके जाना है। NBP एक नेशनल बैंक ऑफ एक्सचेंज। जब आप कराची से हैं तो आई वुड प्रेफर यू कि आप कराची में शाहीन कॉम्प्लेक्स के पास एक NBP की ब्रांच है, वहाँ पे चले जाएं। वहाँ पे उनको बताएं कि आपको ब्लॉक अकाउंट के लिए पैसे ट्रांसफ़र करने हैं जर्मनी में। उनको सबसे ज़्यादा इसके बारे में नो हाउ है, वो आपको पूरा उसके बाद प्रोसेस गाइड भी कर सकते हैं। तो अब जब आप ये सब कर देंगे तो NBP आपको अपना एक IBAN नंबर देगा और वो कहेगा कि आप अपने जहाँ पे भी आपके पैसे अभी सेव हुए हैं, रखे हुए हैं, वो आप उनके पास ट्रांसफ़र कर दें। और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी वो आपसे मांगेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपसे वही सब डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे जो इन फ्यूचर फिनटीबा भी आपसे पूछेगा, तो आपके पास पहले से रेडी हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको आगे बताऊंगा वो। और ये जो पैसे ट्रांसफ़र आपके हो जाएंगे, फिनटीबा आपके जो NBP है वो आपका पैसा IBAN में जो ट्रांसफ़र करेगा आपके फिनटीबा अकाउंट में, वो मैक्सिमम 1 वीक, मिनिमम 3 डेज़ में आपके पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास होगी कि जब आपके पैसे फिनटीबा में आपके पास आ जाएंगे, फिनटीबा आपको एक शो करेगा कि आपके पैसे हैज़ बीन रिसीव्ड एंड नाउ यू हैव टू प्रोवाइड सोर्स ऑफ फंड। क्यों? क्योंकि आपका पैसा पाकिस्तान से आया है या कोई भी ऐसी कंट्री, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान है, कोरिया है, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया, ऐसे कंट्री से आपका पैसा आया है, तो आपको सोर्स ऑफ फंड प्रोवाइड करना है। सोर्स ऑफ फंड के अंदर आपका आएगा मनी ट्रेल, जिसके अंदर आपकी बैंक स्टेटमेंट। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपके जब फादर्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपकी अकाउंट आपका अपना है और फादर मगर स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो फादर का भी आपका भी बैंक स्टेटमेंट लगेगा, पे स्लिप्स लगेंगी कि और 6 मंथ्स की पे स्लिप्स, 6 मंथ्स का बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट में आपका बैंक का स्टैम्प भी होना ज़रूरी है। और आपका एक बैंक मेंटेनेंस लेटर कि आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे कब से है। एक FRC भी बनवा लीजिएगा, फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट, ये आपका इजीली नादरा से बन सकता है, विदिन 1 आवर बन जाएगा ये आपका। और उसमें बस बेसिकली ये प्रूफ होगा कि आप
के जो आपके पैसे जिसने ट्रांसफ़र किए वो आपके फादर हैं, वो वैसे भी प्रूफ हो सकता है, मे बी थ्रू पासपोर्ट। आप उनके पासपोर्ट की कॉपी भी सबमिट करा सकते हैं फंटीबा को। एंड अ स्पॉन्सर लेटर जो आप A4 में टाइप कर सकते हैं, इसके अंदर दैट यू विल एक्सप्लेन दैट योर फादर इज सपोर्टिंग यू, कि ही हेल्प यू विद योर लॉ अकाउंट। आपका पासपोर्ट नंबर भी होना चाहिए, आपके सिग्नेचर होने चाहिए उसमें। और फिर एक एफिडेविट में भी सेम चीज़ें होनी चाहिए या स्टैम्प पेपर में। तो एक स्पॉन्सर रहता है, एक एफिडेविट स्टैम्प पेपर में, ये आपको करना है। ये डॉक्यूमेंट्स आर आई गेस इनफ, आपका काम हो जाएगा उसमें। और ये डॉक्यूमेंट्स सारे आपको फिंटीबा में अपलोड करने सोर्स ऑफ फंड में। आफ्टर 10 डेज आपकी सोर्स ऑफ फंड की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इन केस कि वो आपकी कंफर्मेशन नहीं आती, जो कि मेरे साथ हुआ था कि मेरी रिजेक्शन आई थी कि आपके सोर्स ऑफ फंड रिजेक्ट कर दिए गए, तो उस केस में आप कुछ ज़्यादा नहीं करना। 1-2 डॉक्यूमेंट आपको कुछ एक्स्ट्रा लग रहा है कि आप कुछ ऐसे डाल सकते हो विच इज़ यू थिंक इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, स्टिल आप डाल दें एंड री अपलोड कर दें सिंपल। वो फिर मैंने सिंपल अपने डॉक्यूमेंट से री अपलोड किए थे और विद इन 6 डेज़ में मेरा कंफर्मेशन फिर आ गई थी। अब जब वो आपके पास कंफर्मेशन आई है, वो कंफर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर वीज़ा, और यहाँ पे फिंटीबा काम आपका ख़त्म हो गया। अब फिंटीबा काम आपका रीओपन जब होगा जब आप जर्मनी में अराइव करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा है, फिर आपको वीज़े के लिए अप्लाई करना है। अब वीज़े के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आपको, मैं यहाँ पे भी लिस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ कि ये आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप कराची से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इस डॉक्यूमेंट्स के आपके 2 सेट बनेंगे, और वो 2 सेट आपको एक लिफाफे में डालने हैं कि एनवेलप में, और उसके ऊपर आपको अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस लिख के, और उसको प्रॉपर टेप करके ट्रांसपेरेंट टेप से आप वीज़ा ऑफिस जाएंगे, जो कि कराची में है, क्लिफ्टन के करीब, ज़ेबिस यूनिवर्सिटी के बिल्कुल करीब है वो, और ज़ेबिस का 154 कैंपस है, वहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट। तो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे एक रेड बॉक्स होगा वीज़ा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ पे आपको सिंपली ड्रॉप कर देना है। आफ्टर 3 डेज़ आपके पास ईमेल आएगी एक, उस ईमेल में ये लिखा हुआ होगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गए हैं और आपकी इंटरव्यू की डेट ये है। इंटरव्यू की डेट मोस्ट प्रॉब्ली आपको 4 दिन के बाद की मिल जाएगी। 4 दिन बाद आप जाएंगे, फिर इस ईमेल के 4 दिन बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू वाले दिन अब आपको जाना कैसे है। अब स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी क्या करनी है। इंटरव्यू की कोई एज सच कोई तैयारी नहीं है। इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ आपको सच बोलना है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, जो है वो है। एंड दे विल नॉट आस्क यू, ऐसा कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपको जो नहीं पता। तो वो सारे सवाल आपसे वही पूछेंगे जो आपने उनको पहले से बताया है। फॉर एग्जांपल आप डिग्री कौन सी करने जा रहे हैं, आप कौन से शहर जा रहे हैं, तो ये सब आपसे बस पूछा जाएगा। अब मैं आपको शुरू से गाइड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको पहले जाना कैसे है। फॉर एग्जांपल किसी ने वर्क वीज़े के लिए अप्लाई किया, तो वो फिर ऐसे ही वार्डरोब में जाए, ऐसे ही कॉस्ट्यूम में जाए कि वो लगे कि वो काम फॉर एग्जाम्पल फॉर्मल ड्रेसिंग में मोस्टली जाए। और जब कोई स्टूडेंट है वो बैचलर्स या मास्टर्स के लिए जा रहा है अपने, तो एक स्टूडेंट वार्डरोब में जाए जो कि नॉट सो मच फॉर्मल हो कि आप 3 पीस सूट पहन के चले जाएँ, ज़्यादा बिल्कुल शॉर्ट्स पहन के भी ना चले जाएँ, बिल्कुल नॉर्मल कैजुअल क्लोथिंग में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक नॉर्मल जीन्स, जॉगर्स और एक टी-शर्ट, और उसके ऊपर अपनी एक और शर्ट पहन के बटन ओपन करके चले गया था। तो ऐसा लगे कि आप स्टूडेंट हो, तो ज़्यादा आपकी एज भी, आपकी एज और आपका जो आपका प्रोफेशन है, आप जो क्वालिफिकेशन हासिल करने जा रहे हैं उससे मैच करनी चाहिए। वैसे ऐसा चीज़ मैटर नहीं करता, मगर स्टिल जो आपको करना है, आप कौन सा सोच रहे हैं क्या पहन के जाएँ, तो ये सही है। सेकंड, आपको लेके क्या क्या जाना है। तो जो आपने सेट तैयार किए थे 2 सेम सेट, मगर वही सब सेट ओरिजिनल कॉपीज़ के साथ आप लेके चले जाएँ। बहुत रेयरली है कि आपसे वो मांगे जाएंगे। और आपको अपने पासपोर्ट्स लेके जाने होंगे साथ में। और जब वहाँ पे जाएंगे आपको किस चीज़ का ख्याल रखना है, किस चीज़ का ख्याल, क्या क्या याद रखना है। एक तो आपको मोटिवेशनल लेटर जो आपने लिख के सेंड किया होगा, वो बिल्कुल आपको
याद होना चाहिए, एटलीस्ट जो आपने लिखा है ऊपर ऊपर से याद होना चाहिए, और उसका पहला ग्राफ तो बिल्कुल ही याद रख लें। तो मोस्ट बहुत कम होता है कि लिखवाते भी हैं। और एक लड़का था जिसको मैं जानता हूँ, वो कंप्यूटर साइंस करने के लिए जाता है, उससे स्मॉल सा कोड लिखवाया था। ये ऐसा कभी हुआ नहीं है, मगर आई डोंट नो कैसा क्यों हो गया उस वक्त, मगर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा था। एंड जब वो आपसे ये पूछें कि अच्छा, आपको अपनी डिग्री के बारे में मालूम होना चाहिए कि आप कौन सी डिग्री करना चाहें, डिग्री में आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, तो आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जोड़ दो कि आपने यहाँ पाकिस्तान में जॉब की थी, और पाकिस्तान में जॉब आप कर रहे थे, वहाँ पे आपने ये सीखा, वहाँ से आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया, या आपने यूनिवर्सिटी में ये कोर्सेज़ किए, मैंने ये प्रोजेक्ट किया, इस प्रोजेक्ट से आपका इंटरेस्ट यहाँ पे डेवलप हो गया, उसमें ये कोर्सेज़ हैं, ये मुझे पसंद, उनको कुछ भी नहीं मालूम इस बारे में। फॉर एग्जाम्पल उनको माइक्रो कंट्रोलर्स नहीं पता क्या होते हैं, उनको फॉर एग्जांपल जितने भी इंजीनियर्स देख रहे हैं उनको मालूम होगा एक रेस्पबेरी पाई, एक प्रोसेसर, उनको वो भी नहीं मालूम होगा। आप जो जाएँ टेक्निकल स्टफ्स, बड़े बड़े वर्ड्स उनके मुंह पे मारें, वो आपको समझेंगे हाँ ये बहुत टेक्निकल है, सही है। तो ऐसा सच आपको जो समझ आ रहा है आप अच्छे से तैयारी करके जाएँ, कर दें जो भी आप उनको बताना है। फिर जब आपसे वो ये पूछें कि विल यू वर्क देयर, कि आप वहाँ पे काम भी करेंगे, तो उसका जवाब वैसे ऑफिशियली आप काम कर सकते हैं जर्मनी में, आप स्टूडेंट वीज़ा में भी आ रहे हैं तो आप भी काम कर सकते हैं, आपको अलाउ है अराउंड 20 और 21 आवर्स पर वीक आपको अलाउ है काम करना। मगर इश्यू ये है कि वीज़ा ऑफिसर के सामने आपको ये सब नहीं बोलना, क्योंकि जो आपका ट्यूशन जर्मनी में ट्यूशन फ़ीस बिल्कुल फ्री है। जो आपका ब्लॉग अकाउंट के पैसे आपसे लिए गए हैं वो इसीलिए लिए गए हैं कि आप अपने आप को बस वहाँ पे फाइनेंस कर सकें फॉर योर लंच, फॉर योर डिनर, फॉर योर अकोमोडेशन, आप ट्रैवलिंग, ये सब आपको बस अकोमोडेट कर सकें। तो आपको वहाँ जाके आपको इसका जवाब आपको सिंपल ये देना है, नो माई ब्लॉग अकाउंट इज़ इनफ फॉर मी, सिंपल। अच्छा, फिर उसके बाद है आपका, कोई आपसे जब ये पूछे कि अच्छा, खुद से तो आपको बिल्कुल ये नहीं बताना कि आप चले वहाँ पे इम्प्रेशन झाड़ने के, और ये कि मेरे तो फैमिली भी वहाँ पे है, तो मैं तो यूरोप में पहले से फैमिली है, तो मुझे तो वीज़ा दे देना आप, ऐसा कुछ। तो आपको खुद से कभी भी नहीं बताना कि आपको वहाँ पे कोई मामू चाचू, अच्छा अम्मी अब्बू भाई बहन, उसके अलावा समझ जाएं जब जैसे भी आप वीज़ा वहाँ पे क्या नाम है एम्बेसी या काउंसलेट में दाखिल हों, ये तो भूल जाएं कि आपके पास अम्मी अब्बू भाई बहन के अलावा भी कोई रिश्तेदार हैं, उनके अलावा कोई नहीं है, आप समझ लें। उनके अलावा कोई भी आपका रहता है, चाचू मामू मामी कोई भी रहता है आपका जर्मनी में या यूरोप में कहीं, आपको जिक्र नहीं करना उनका, कभी भी नहीं करना। और भाई, इफ़ आपका कोई भाई रहता है या आपकी बहन कोई रहती है, कोई भी आप या अम्मी अब्बू में से कोई रहता है वहाँ पे, तो उनका भी जिक्र जब करना है जब वो बहुत ज़्यादा आपको पुश करें, और जब लिटरली वो आपसे पूछ लें कि जर्मनी में क्या आपका भाई रहता है, ऐसा कुछ करके, या आपकी कोई बहन रहती है जर्मनी में, ऐसा कुछ करके, तो आपको फिर सच बता देना है सब। और जैसे जैसे पूछते हैं कोई एक्स्ट्रा नहीं बताना कि हाँ मेरा भाई रहता है जर्मनी में और वो कब से रह रहा है, वो यहाँ से, आपने खुद से नहीं बताना। जब उनके एक सवाल का एक जवाब आपको कोशिश करके देनी है इस बारे में सिर्फ। अच्छा, ये हो गया, मगर सच बोलना, ये नहीं, कुछ वीडियोस में मैंने देखा है कुछ लोगों ने ये भी गाइड किया है उनको कि आपको कोई भी फैमिली मेम्बर रहता हो आपको मना कर देना कि ऐसा नहीं रहता। आपने मना किया और उनको मालूम चला बाद में कि उनके पास सारी डिटेल्स होती हैं कि इसका कौन सा रिश्ता, उनका कौन सा भाई बहन, उनकी फैमिली भाई है या बहन अब्बू हैं जर्मनी में या यूरोप में, उनके पास इंफॉर्मेशन होगी। तो आप ये झूठ बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा फंस सकते हैं इस बारे में। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग बताएं यार मेरा तो भाई है, मेरी तो बहन है, मेरा तो कोई ऐसा क्लोज फैमिली रिलेशन है, मुझे तो वीज़ा नहीं मिलेगा। और शायद उनको मालूम भी चल गया कि वीज़ा ऑफिसर ने मुझसे पूछ लिया था और उसको मालूम चल गया कि मेरा यहाँ पे रहता है कोई। तो मैं आप जैसे अपनी मिसाल लूँ, मेरा भी कोई रहता है यहाँ पे, मेरा बड़ा भाई रहता है यहाँ पे जर्मनी में, 4 साल से रह रहा है, जॉब कर रहा है, स्टूडेंट आया था पे जॉब, मुझे वीज़ा मिल गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब एक मिथ है कि आपका कोई फैमिली रिलेशन रहता है वो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। हाँ, आपने कुछ वीज़ा
एम्बेसी में ऐसा कुछ किया कि आपने शो कराया, आपने झूठ बोला, तो जाहिर सी बात है फिर रिजेक्ट होगा, फिर आप क्या कर सकते। अच्छा, फिर बस आपका ये है, उसके अलावा आप सिंपली कॉन्फिडेंट हो, ख़त्म अपना पासपोर्ट सबमिट करें, और फिर आपका मिनिमम 25 डेज़ में आपका वीज़ा आ जाएगा इंटरव्यू की डेट बाद, और मैक्सिमम 3 मंथ्स में आ जाएगा। मेरा 2 मंथ्स 25 डेज़ में आया था। अच्छा, सबसे पहले आपके पास आएगी क्लियरेंस मेल ईमेल, कि आपका 2 तरह की ईमेल आएंगी। एक पहली ईमेल में ये हो सकता है कि प्लीज़ कलेक्ट योर पासपोर्ट, इसका ज़्यादातर मतलब यही है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। दूसरी ईमेल ये आएगी, प्लीज़ कलेक्ट योर पासपोर्ट एंड दिस इज़ अ क्लियरेंस मेल एंड प्लीज़ सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स लाइक योर ट्रैवल इंश्योरेंस एंड योर टिकट कॉपी। फिर आपको उसी दिन नेक्स्ट डे चले जाएँ ट्रैवल इंश्योरेंस कराएँ। ट्रैवल इंश्योरेंस मैंने क्रिसेंट से कराई थी, तो जर्मन काउंसिल की वेबसाइट में वैसे ट्रैवल इंश्योरेंस की बहुत सारी गाइड है कि आप कहाँ से करा सकते हैं। मैंने बेसिकली क्रिसेंट से कराई थी 3 मंथ्स की, आप वो भी करा सकते हैं। तो IH चंडीगढ़ रोड में इनका ऑफिस है। तो आप ट्रैवल इंश्योरेंस टिकट की कॉपी आप लेके चले जाएँ। टिकट की कॉपी आपकी जो होनी चाहिए, मोस्टली लोग डमी बनाते हैं उसको, क्योंकि उसी वक्त तो जाना नहीं होता, मगर एक आइटिनरी बन जाती है आपकी, तो वो फिर भी आप उसको 1 हफ्ते से ज़्यादा की नहीं बनाइएगा, और जिस डेट की आप बनाएंगे उसी दिन का आपका वीज़ा भी लग के आएगा, मगर वो आप 25 दिन मतलब लाइक 1 हफ्ते से ज़्यादा या 15 दिन से ज़्यादा की नहीं बनाइएगा, क्योंकि उनका जो आपको वो वीज़ा दे रहे हैं इसका मतलब यही है कि वो नाउ दे वांट कि आप उसी वक्त निकल जाएं। अब इसका मतलब यही नहीं, आपने अप्लाई किया था वीज़े के लिए, मतलब आपको जाना है, तो आप ये नहीं अपना वीज़ा बहुत देर से जा रहे हैं उस टिकट के लिए आप टिकट भी बहुत आगे की करा रहे हैं, ऐसा नहीं करिएगा। आफ्टर दैट कि जब आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करा देंगे काउंसलेट में जाके, उसके 3 दिन बाद या 4 दिन बाद, कभी कभार उसके अगले दिन भी आपको बुला के आपको आपका पासपोर्ट रिटर्न कर दिया जाएगा, आपका वीज़ा लग जाएगा। अब उसके बाद की कहानी ये है कि जब आपका वीज़ा जैसे ही लग जाए, या आपको लग रहा है कि हाँ अब आपका वीज़ा करीब है आने के, बहुत करीब है आने के, और तो आपको अकोमोडेशन के लिए भी अप्लाई करना है। अच्छा, जर्मनी में सबसे सस्ती अकोमोडेशन फॉर स्टूडेंट्स है, एक स्टूडेंट वर्क है, एक कैथोलिक वुनहोम है, वुनहाइम है, फॉर ये एक आर्च बिशप चर्च की तरफ से है, तो KWS के नाम से, KWS वुनहाइम के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, गूगल में आपको मिल जाएगी। और एक एप्लीकेशन है एप्पल स्टोर में, या आपको एंड्रॉयड में भी मिल जाएगी, WG किसोस। तो इसके अंदर आप अपनी अकोमोडेशन सर्च कर सकते हैं। सबसे सस्ती आपको स्टूडेंट वर्क में मिलेगी, या स्टूडेंट्स के लिए जो वो अहम होते हैं उनको वहाँ पे आपको सबसे सस्ती मिल जाएगी। और इसके लिए सिंपल प्रोसेस, आप गूगल में टाइप करना है स्टूडेंट वर्क, और फिर उसके आगे आपका सिटी का नेम, और वहाँ पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एक दफ़ा आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया, वो सेव करके रखें, अब आपको सिर्फ वेट करना है। फिर भी आपको काफ़ी जल्दी हो रही है तो आप ऐसा करें, ऐसे दोनों के लिए ऐसा ही है, तो जितनी भी स्टूडेंट अहम है उनके आगे आप कंपनी का नाम प्लस अपना सिटी का नाम लिखते हैं। उसके बाद आपको ये करना है कि वहाँ पे किसी भी अपने फ्रेंड से, या कोई भी वहाँ का आपकी यूनिवर्सिटी का बंदा है, सीनियर है, उनको कांटेक्ट करें। उनको कांटेक्ट करने के बाद वहाँ पे पूछें कि यहाँ पे जो हॉस्टल्स को देखता है, जो रूम्स अलॉट करता है, उसकी ईमेल आईडी कहीं से आपको मिल जाए, फ़ोन नंबर मिल जाए, तो उसको डायरेक्ट कांटेक्ट करें, या वेबसाइट से भी आपको वैसे मिल जाएगा ये सब, तो वहाँ से उसको कांटेक्ट करें, कॉल करें कि मुझे आना है, मुझे अर्जेंट है, और आप उसको ईमेल भी कर दें अपना क्या नाम है एप्लीकेशन फॉर्म, अपना पासपोर्ट, अपना वीज़ा, और अपना एडमिशन लेटर, और आपका मैट्रिकुलेशन जो कि एनरोलमेंट होती है, वो सब ईमेल कर दें, और उसको बता दें सब है, तो वो आपको मोस्ट लाइकली रूम खाली होगा, वो आपको अलाउड कर देगा। कभी का फ़ोन भी करना अच्छी बात है। अच्छा, अब आपको यहाँ पर स्टूडेंट जब आप आ रहे हैं तो आपको किस चीज़ का ख्याल रखना है अकोमोडेशन में, क्या है, आपको जो भी कमरा मिले आपको कॉन्ट्रैक्ट वाला लेना है, जिसका प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हो। ये नहीं कि
आपको कोई 2 महीने के लिए कमरा दे रहे हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वाले एटलीस्ट 6 या 7 मंथ्स के लिए आपको विद कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे आपको। उससे कम का कोई आपको दे रहा है तो मोस्ट लाइकली वो शायद कॉन्ट्रैक्ट में नहीं दे रहा होगा, वो कहीं जा रहा होगा तो आपको कमरा बस अपना दे रहा होगा। तो उससे प्रॉब्लम ये आपको आएगी कि आप उस कमरे में रह तो रहे होंगे मगर आप सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे अपनी। जब आपको जर्मनी में आके आपको कुछ चीज़ें करनी है, उसका एक सिटी रजिस्ट्रेशन भी पार्ट है, उसके लिए आपको अपने नाम में कमरा चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट वाला आपको कमरा लेना है। आपको कमरा मिनिमम स्टूडेंट वर्क में काफ़ी सस्ते कमरे होते हैं। फॉर एग्जांपल मिनिमम मैंने देखा है 200 तक और 200 सबसे मिनिमम, और एवरेज इनका 250 तक आपको मिल जाएगा, 250 यूरो तक मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी प्राइस है। और इवन म्यूनिक में भी आपको 200 लाइक म्यूनिक तक में मैंने स्टूडेंट वर्क में 250 यूरोज़ में लोग रह रहे हैं, जो कि म्यूनिक इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन होल जर्मनी। और लाइक फॉर मी मेरा भी रूम का किराया 258 यूरो चल रहा है, तो विच इज़ ऑल्सो चीप। मेरा यहाँ पे रूम भी काफ़ी सही है, स्टूडेंट वर्क की तरह ही है, किचन है हम लोग का। तो स्टूडेंट मोहम जो होते हैं अपार्टमेंट्स, उनके अपने फ़ायदे ये होते हैं कि आपको वार्म रेंट होता है, एक कोल्ड रेंट होता है, एक वार्म रेंट होता है। कोल्ड रेंट ये होता है कि फैसिलिटीज़ इंक्लूडेड नहीं होती, सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड, जस्ट रेंट आप देते हो और बाद में जब आपका एंड ऑफ द मंथ आपके वाटर की बिलिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सब लग के आती है आपको। और वार्म में ये सब इंक्लूडेड होता है, पहले स्टूडेंट मोहम में सब इंक्लूडेड होता है और बहुत सारी जितनी भी सर्विस होती हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देती है। तो ये सब आपकी अकोमोडेशन तक का काम था सारा। बाकी मैं लिंक्स प्रोवाइड कर दूँगा सब आपको। और हाफिज़ के बाद पार्ट 3 में मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको अब क्या क्या पहली चीज़ें जो आपको करनी होती हैं जर्मनी में आके, फर्स्ट थिंग्स यू हैव टू डू व्हेन यू अराइव इन जर्मनी। सो ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।